हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली फॉर क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स। इस पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एज गिवन इन दिस बुकलेट फ्रॉम द चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ यू लुक एट हियर दिस क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू हाइड्रेंजिया प्लांट। कौन सा प्लांट? हाइड्रेंजिया प्लांट, जो एक फ्लावरिंग प्लांट है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। हाइड्रेंजिया प्लांट्स डेवलप ब्लू और पिंक फ्लावर। और भी अलग अलग कलर है, यहां बात हो रहा है ब्लू एंड पिंक फ्लावर्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को सॉइल से कितना एल्यूमिनियम मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्लावर का कलर कैसा होगा। व्हेन द सॉइल इज एसिडिक, एल्यूमिनियम इज मोर अवेलेबल टू द रूट्स रिजल्टिंग इन ब्लू फ्लावर। याद रख लो, एसिडिक अगर होगा तो फ्लावर का कलर ब्लू होगा। अगर सॉइल एसिडिक होगा तो एल्यूमिनियम ज्यादा मिलेगा प्लांट को और फ्लावर का कलर ब्लू होने पर। व्हेन द सॉइल इज एल्कलाइन, व्हेन द सॉइल इज एल्कलाइन तो यहां पे एल्यूमिनियम अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगा रिजल्टिंग इन पिंक फ्लावर। ओके, द ग्राफ बिलो दिस ग्राफ इज ऑफ द पीएच ऑफ द सॉइल एट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द फील्ड। मान लो एक फील्ड का 4 सेक्शन है, पी क्यू आर एस, और इन चारों सेक्शन में पीएच अलग अलग है सॉइल का। आपको पता करना है इन विच सेक्शन ऑफ द फील्ड विल द फ्लावर्स ऑन ऑल द हाइड्रेंजिया प्लांट्स डेफिनेटली बी ब्लू इन कलर। कौन सा सेक्शन में हाइड्रेंजिया प्लांट का सभी फ्लावर का कलर ब्लू होना होगा? एंड इन विच सेक्शन विल द फ्लावर ऑन ऑल द हाइड्रेंजिया प्लांट डेफिनेटली बी पिंक इन कलर। तो ब्लू और पिंक होना हम लोग जानते हैं कि ये डिपेंड करेगा सॉइल का नेचर पे। सॉइल का नेचर अगर एसिडिक होगा तो फ्लावर का कलर ब्लू होगा, सॉइल का नेचर एल्कलाइन होने से फ्लावर का कलर पिंक होगा। और वो डिपेंड करता है, हम लोगों ने समझ लिया, एल्यूमिनियम का अवेलेबिलिटी पे। एसिडिक होने से ज्यादा एल्यूमिनियम ब्लू, एल्कलाइन होने से कम एल्यूमिनियम पिंक। फिर आपको एक बेसिक नॉलेज भी चाहिए पीएच के बारे में। पीएच मोर देन 7, सॉइल का पीएच अगर 7 से ज्यादा होगा तो सॉइल का नेचर बेसिक या फिर हम लोग बोल सकते हैं एल्कलाइन होगा। ओके, और पीएच लेस देन 7 तो ये होगा एसिडिक। कैसा होगा? एसिडिक। और यहां चारों सेक्शन का पीएच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब हमको आप यहां देख के बता दो कि यहां पी सेक्शन में अप्रोक्सीमेट पीएच कितना होगा। ये होगा 3 लग रहा है यहां पे। क्यू सेक्शन में अप्रोक्सीमेट पीएच आप देखो यहां पे 7 लग रहा है। आर सेक्शन में अप्रोक्सीमेट पीएच 12 लग रहा है। और एस सेक्शन में अप्रोक्सीमेट पीएच अगर आप देखो तो 8 लग रहा है। ओके, तो हम लोग इस ग्राफ को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि अलग अलग सेक्शन में सॉइल का नेचर कैसा है। हम लोग जानते हैं कि पीएच मोर देन 7 यानी बेसिक होगा, लेस देन 7 एसिडिक होगा, 7 न्यूट्रल होगा। तो यहां पी सेक्शन में लेस देन 7 है, पीएच 3 है, तो सॉइल का नेचर एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक। क्यू सेक्शन में न्यूट्रल होगा क्योंकि पीएच कितना आ रहा है यहाँ पे 7। आर सेक्शन में पीएच मोर देन 7 है तो यहाँ पे एल्कलाइन होगा, बेसिक होगा। और यहाँ पे 8 आ रहा है तो यहाँ भी बेसिक और एल्कलाइन होगा। ओके, ये आइडिया हो गया हम लोगों को। अब मैं आपको ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पे मैं आपको बताता हूं फ्लावर का कलर का पॉसिबिलिटी। पी में सॉइल का नेचर कैसा? एसिडिक। और हम लोग जानते हैं कि सॉइल का नेचर एसिडिक होने से फ्लावर का कलर क्या होगा? पी सेक्शन में क्या होगा? ब्लू। ये न्यूट्रल है तो यहां हम लोग कुछ भी बता नहीं सकते कि ब्लू होगा या पिंक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसिडिक होने से ब्लू और एल्कलाइन होने से पिंक। देन न्यूट्रल में हम लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो आर सेक्शन में यहां तो एल्कलाइन है तो फ्लावर का कलर क्या होगा? इधर पिंक होगा। एस सेक्शन में मोर देन 7 है, बेसिक है, तो हम लोग मान लेते हैं पिंक ही होगा यहाँ। ठीक, बेसिक होने से पिंक, एसिडिक होने से ब्लू। ये था एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑप्शंस यहाँ पे आपको पूछा कि इन विच सेक्शन विल द फ्लावर ऑन ऑल द हाइड्रेंजिया प्लांट विल डेफिनेटली बी पिंक, और वो सेक्शन जिसमें डेफिनेटली बी ब्लू। तो यहां ऑप्शन डब्ल्यू
WXYZ, जैसे नॉर्मली ABCD ऑप्शन दिया जाता है एमसीक्यू में, यहाँ WXYZ, कंफ्यूज मत होना, आपको WXYZ में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहां बोला गया ब्लू फ्लावर होगा सेक्शन P और Q में, देख लेते हैं। P और Q में ब्लू फ्लावर डेफिनेटली हम लोग नहीं बोल सकते, तो ये तो रॉन्ग है। पिंक फ्लावर होगा सेक्शन R और S में, R और S में पिंक फ्लावर होगा, ये करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन रॉन्ग हो गई, तो हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, ब्लू फ्लावर सेक्शन R और S में, सेक्शन R और S में तो ब्लू फ्लावर होगा नहीं, तो ये रॉन्ग है। सेक्शन PQ में पिंक फ्लावर, यहां भी नहीं हो रहा, ये भी रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन भी हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। देन ब्लू फ्लावर इन PQS, PQS में ब्लू फ्लावर पॉसिबल ही नहीं, एस में तो पिंक हो रहा है, रॉन्ग है। पिंक फ्लावर इन सेक्शन R, R में पिंक फ्लावर, ये करेक्ट है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों करेक्ट नहीं है। देन तीनों रॉन्ग हो गया तो पॉसिबिलिटी है आंसर यही होगा, फिर भी हम लोग चेक करते हैं। सेक्शन P ब्लू फ्लावर, P में ब्लू है, एंड सेक्शन R पिंक फ्लावर, R में पिंक है, यानी सेक्शन P में डेफिनेटली क्या होने वाला है, ब्लू फ्लावर, सेक्शन R में डेफिनेटली क्या होने वाला, पिंक फ्लावर, तो आंसर है ऑप्शन Z, ऑप्शन Z डी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी में Z। ओके, तो आपको पहले यहां WXYZ ऑप्शन दिया गया, फिर मल्टीपल चॉइस में ABCD में 4 ऑप्शन दिया गया। ऐसे ही क्वेश्चन को बोला जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, आपको क्वेश्चन में ही उलझा दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में ही उलझा दिया जाएगा, और आपको पेशेंस रखना है, यू विल डेफिनेटली गेट टू द आंसर, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक से इस क्वेश्चन को समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू, यू हैव अंडरस्टूड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन। तो पहला काम हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, ओके, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। An excess of carbon dioxide gas is bubbled through lime water. कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास किया गया, और आपको क्लास 10 में अब तक ये बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास करने से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ओके। लेकिन यहां बात किया गया एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास किया, क्या आपको लाइम वाटर का केमिकल नेचर पता है? लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज लाइम वाटर, एंड केमिकली इट इज बेसिक। आपको पूछा गया एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर, और पीएच चेंज होगा क्या? सिंस ये पहले से बेसिक है तो इसका पीएच मोर देन 7 होगा, पीएच मोर देन 7 होगा। हम लोग को पता लगाना कि पीएच चेंज होगा क्या और ज्यादा हो जाएगा या फिर कम होगा, और जो भी रीजन है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ओके। तो पहले हम लोग रिएक्शन जान लेते हैं, तभी हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मैं सेकेंड पार्ट जो है वो आपको पहले बता रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, सो व्हेन, इक्वेशन ही लिखना है तो इक्वेशन लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, calcium hydroxide solution. When carbon dioxide gas is passed through lime water turns milky because of formation of insoluble calcium carbonate. ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसके वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, और यहां पे एक और प्रोडक्ट होगा H2O। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन। तो ये बन गया मिल्की मिक्सचर, ये मिल्की मिक्सचर है। नाउ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू दैट मिल्की मिक्सचर, तो CaCO3 और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें से उसके थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया गया इन एक्सेस। तो इससे क्या मिलेगा हम लोग को? इससे प्रोड्यूस होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, and this product is soluble in water. This product is soluble in water. It is calcium hydrogen carbonate. Calcium hydrogen carbonate, also called calcium bicarbonate. It is soluble in water. तो होगा क्या? Milkiness will disappear.
ओके, आप रिएक्शन समझ लो। पहले क्या बताया मैंने, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ insoluble calcium carbonate, and if we pass excess of carbon dioxide through that milky mixture, milkiness will disappear because of formation of a soluble product which is calcium hydrogen carbonate। और यहाँ milkiness precipitation होने के पीछे था ये insoluble product, that is what calcium carbonate। ओके, इक्वेशंस ये रहा, बैलेंसिंग चेक कर लो, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना होगा, और मुझे लगता है दोनों ही इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये टेंशन खत्म। अब पार्ट ए का बात करते हैं, will the pH of lime water change? Okay, so carbon dioxide being acidic oxide will neutralize what? Basic calcium hydroxide solution न्यूट्रलाइज करेंगे, और ये बेसिक है तो इसका पीएच पहले से ज्यादा, 7 से ज्यादा, और न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, पीएच रिडक्शन होगा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विल द पीएच ऑफ लाइम वाटर चेंज? सो पीएच ऑफ लाइम वाटर विल डिक्रीज, लाइम वाटर का पीएच डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिडिक है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा, तो न्यूट्रलाइज करना मतलब न्यूट्रल की तरफ आने शुरू हो जाएगा। मतलब पीएच जो 7 से ज्यादा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो किधर आने लग जाएगा, टुवर्ड्स 7। सो पीएच 7 से ज्यादा था, 7 की तरफ आने लग जाएगा, दैट मींस व्हाट, पीएच इज डिक्रीजिंग, पीएच इज डिक्रीजिंग, तो पीएच डिक्रीज होगा। और इसको हम लोग एक और तरीका से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेनेवर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर, कौन सा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये दोनों ही सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जितना बेसिक नहीं, तो ज्यादा बेसिक कम बेसिक हो गया बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट विच आर मच लेस बेसिक कंपेयर टू व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कम बेसिक ज्यादा बेसिक से कम बेसिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, सिंस the salts formed calcium carbonate and calcium hydrogen carbonate are less basic than calcium hydroxide solution, so pH decreases। इस केस में भी पीएच डिक्रीज होगा, ज्यादा बेसिक मतलब ज्यादा पीएच, कम बेसिक मतलब कम पीएच। ओके, सो एक्सप्लेनेशन, आई होप यू अंडरस्टूड। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, कब किस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए कोई भरोसा नहीं है, अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको। और इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। मतलब I hope you have understood solution of question number 1 and 2, and we are going to discuss another question, question number 3 यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। और पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके हम लोग क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसको समझ लेते हैं। यहाँ गिवन है, तनु टेक्स 500 ml मिल्क ईच इन 2 बाउल्स पी एंड क्यू। 2 बाउल लिया गया पी एंड क्यू, और उसमें 500 ml मिल्क ईच में लिया गया है, बाउल पी में 500 ml, बाउल क्यू में 500 ml। Then she adds curd to both the bowls, दोनों बाउल में कर्ड ऐड किया गया, कितना उसके बारे में अभी नहीं बताया, बाद में है। एंड बेकिंग सोडा ओनली टू बाउल क्यू एज शोन बिलो। तो देख लेते हैं, बॉल पी के बारे में जो बात है, 500 ml मिल्क, 1 टीस्पून कर्ड, 1 टीस्पूनफुल ऑफ कर्ड, और बॉल क्यू में 500 मिल्क एंड 500 ml मिल्क लेके 1 टीस्पूनफुल कर्ड, साथ में 1 टीस्पूनफुल ऑफ बेकिंग सोडा। मतलब दोनों बॉल में मिल्क और कर्ड का अमाउंट सेम। अब पूछा गया, इन विच बॉल विल द मिल्क फॉर्म कर्ड फास्टर, यानी पी और क्यू बॉल में किसमें मिल्क कर्ड फास्टर कन्वर्ट होगा। तो मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए कर्ड तो ऐड किया, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, सेम अमाउंट ऑफ कर्ड, लेकिन बॉल क्यू में बेकिंग सोडा लिया गया, इसका मतलब ये बेकिंग सोडा इफेक्ट करने वाला है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को। किसी में एक में फास्टर होगा, किसी में स्लोअर होगा, और हम लोगों को बताना है किस में फास्टर होगा। ओके, तो पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि मिल्क का कर्ड होता क्या एक्चुअली। कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज कन्वर्शन ऑफ
मिल्क प्रोटीन और वी कैन से मिल्क इंटू लैक्टिक एसिड, मिल्क इंटू लैक्टिक एसिड। ये एक केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल प्रोसेस है। ओके, तो मिल्क का कर्ड होने का मतलब मिल्क का लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना, ये तो हम लोग को पता चल गया। यानी मिल्क लैक्टिक एसिड बनेगा तो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो सॉल्ट है बेकिंग सोडा, ये एक तरह का बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट? बेसिक। अब ये बेसिक सॉल्ट क्या करेगा सेकंड केस में, बॉल क्यू में, यहां जो लैक्टिक एसिड बनने वाला है, यहां भी जो लैक्टिक एसिड बना, यहां जो सेकंड केस में जो लैक्टिक एसिड बनेगा स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, ये लैक्टिक एसिड बेकिंग सोडा को न्यूट्रलाइज करने में यूज हो जाएगा। इसका मतलब यहां अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ सेकंड केस में, तो थोड़ा यहां यूज हो गया, मतलब लैक्टिक एसिड कम प्रोड्यूस होगा, यहां लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा कंपैरिजन करने से। तो मिल्क कर्ड में कन्वर्शन का प्रोसेस रेट फास्टर पी में ही होगा, क्योंकि यहां लैक्टिक एसिड जो बन रहा है वो लैक्टिक एसिड बेकिंग सोडा को न्यूट्रलाइज करने में यूटिलाइज हो रहा है। तो कम लैक्टिक एसिड सेकंड केस में, ज्यादा लैक्टिक एसिड फर्स्ट केस में, फास्टर प्रोसेस फर्स्ट में, स्लोअर इन सेकंड, और स्लोअर कौन कर रहा है? बेकिंग सोडा। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो यहां हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन बोल क्यू baking soda which is a basic salt, baking soda which is a basic salt will slow down the process of conversion of milk into curd, process of conversion of milk into curd। अब ऐसा कैसे होगा? तो इसके बारे में मैं यहां बता देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है, नीचे आपको दिखेगा नहीं। द लैक्टिक एसिड which is formed in the beginning in bowl Q will be utilized in taking part in neutralization reaction with baking soda। आप वीडियो को पॉज करके अच्छा से नोट डाउन कर लेना, थोड़ा विजिबिलिटी में दिक्कत हो सकता है लेकिन दिखाई देगा आपको। तो हुआ क्या, सेकंड केस में जो बेकिंग सोडा है वो लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन का रेट है, फॉर्मेशन का जो रेट है सेकंड केस में स्लो डाउन हो जाएगा, और इसीलिए बॉल पी में कर्ड प्रोडक्शन फास्टर होगा। सो वी कैन से दैट यहाँ जो आंसर का अगर बात करें, इन विच बॉल विल द मिल्क फॉर्म इनटू कर्ड फास्टर, तो इसका आंसर होगा इन बॉल पी। इन विच बॉल? बॉल पी। ओके, तो बेकिंग सोडा ने क्या किया, मिल्क को कर्ड में कन्वर्शन का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर दिया। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेकिंग सोडा ने मिल्क का पीएच को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। और कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड मतलब पीएच को डिक्रीज करने का बात होता है, तो यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा डिक्रीज होने में, और यहाँ कम टाइम में हो जाएगा, यानी फास्टर प्रोसेस इन बॉल पी एंड स्लोअर प्रोसेस इन बॉल क्यू। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा से नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे हम लोग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। A solution P is taken in a flask and 2 drops of phenolphthalein indicator is added to it. Okay, एक solution P लिया गया, phenolphthalein ऐड किया गया। The graph below shows how pH of the mixture changes as a solution Q is added dropwise to the flask with constant stirring. तो कांस्टेंट स्टेरिंग के साथ जब Q को ऐड किया गया P में, तो ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ में जब ओरिजिनली इसका pH, जो भी सॉल्यूशन लिया गया P सॉल्यूशन, इसका pH 1 दिखा रहा है, और जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन Q का ऐड किया 5 ml 10 ml 15 ml ऐसे ऐड किए जा रहा है, तो हो रहा क्या है, pH इंक्रीज हो रहा है, दिखा रहा है क्या, pH इज इंक्रीज। इसका मतलब
P का pH 1 था स्टार्टिंग में और बाद में Q ऐड करने से उसका pH इंक्रीज होने लग गया, दैट मीन्स Q शुड बी व्हाट, बेसिक, क्योंकि एक बेसिक सॉल्यूशन ही pH को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो यहां बोला गया आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन P एंड Q, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द फ्लास्क B एट पॉइंट्स X एंड Y, X और Y पॉइंट में जो फ्लास्क में फेनोप्थलीन का कलर क्या होगा जब Q सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं हम लोग ड्रॉप वाइज। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, कैसा रिएक्शन हो रहा है, ओके, फ्लास्क में कैसा रिएक्शन हो रहा है, दैट बताना हम लोग। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस में अगर सॉल्यूशन P का बात करें, P इज एसिडिक, P इज व्हाट, एसिडिक, उसका pH क्या है, pH इज लेस देन 7 और ग्राफ में साफ साफ दिखाई दे रहा 1, एंड सॉल्यूशन Q इज बेसिक as on addition of solution Q in solution P, the pH of mixture increases. मिक्सचर का pH इंक्रीज होना ये इंडिकेट करता है कि Q का नेचर कैसा था, बेसिक, जितना बेसिक सॉल्यूशन उतना pH ज्यादा, आप ये चीज जानते ही होंगे, दैट pH more than 7 solution will be basic and pH less than 7 solution will be acidic, okay। फिर क्वेश्चन बी में पूछा गया what will the color of the solution in the flask B at point X and Y, पॉइंट X और पॉइंट Y में जो फ्लास्क है जिसमें दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है वहां कलर कैसा होगा। तो फेनोप्थलीन के बारे में आप जान लो, फेनोप्थलीन एक कलरलेस क्या है, कलरलेस इंडिकेटर है, और एसिड में इट रिमेन्स कलरलेस, लेकिन बेस या अल्कलाइन सॉल्यूशन में इट टर्न्स पिंक। फेनोप्थलीन इज अ कलरलेस एसिड बेस इंडिकेटर, इन एसिड इट रिमेन्स कलरलेस, इन बेस इट टर्न्स पिंक। तो अगर X का बात करें तो यहाँ pH अराउंड 2.5 है, लेस देन 7 है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कैसा होगा, एसिडिक। तो अगर हम बात करें X में सॉल्यूशन का नेचर जो एसिडिक है, तो फेनोप्थलीन का कलर कैसा होगा, फेनोप्थलीन एसिड में इट रिमेन्स कलरलेस, और Y में pH 10 है, 10 होने का मतलब यहां कैसा, बेसिक। तो Y का केस में बेसिक है, तो फेनोप्थलीन का कलर क्या होगा, पिंक। तो व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस इन द फ्लास्क एट पॉइंट X, इट विल बी कलरलेस, एट पॉइंट Y इट विल बी पिंक, एट X इट इज कलरलेस, व्हाई, बिकॉज द सॉल्यूशन इज acidic and here the solution is basic. Identify the type of reaction taking place. अब कैसा रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है कि pH इंक्रीज होते जा रहा है, ओके। तो पहले एसिडिक था, बाद में बेसिक हो गया, तो ये एसिड और बेस का रिएक्शन है, एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अगर हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर का बात करें सी का, तो यहां पे लिख देता हूं, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे बता सकते हैं हम लोग, पहले एसिडिक था, फिर न्यूट्रल हुआ, और ज्यादा अगर हम लोग ये क्यू ऐड कर रहे हैं तो वो और बेसिक होते जा रहा है, तो रिएक्शन हुआ था कैसा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So I hope you have understood the solution here। इस टाइप के क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको और भी प्रैक्टिस करने होंगे। तो अब तक 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, कंटिन्यू रखेंगे इसको, अच्छा से इसको आप नोट डाउन कर लो। विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, here it is given Aditi adds 1 mole of dilute hydrochloric acid to an aqueous solution of 1 mole of sodium carbonate। तो यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो रिएक्शन के बारे में। यहाँ बोला राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एंड हाउ विल द कलर ऑफ द रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर चेंज व्हेन डिप्ड इन द मिक्सचर। ओके, किसका मिक्सचर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर, लेकिन यहाँ कुछ मोल के बारे में दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में दिया हुआ है। और हम लोग के पास जो नॉलेज है फ्रॉम द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वहां का अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट reacts with hydrochloric acid will form sodium chloride, carbon dioxide and water। और इस इक्वेशन को जब हम लोग बैलेंस करेंगे इधर 2
क्लोरीन 2 हुआ तो यहाँ 2 लिखेंगे। देन यहाँ कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और इस बैलेंस्ड इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बैलेंस करते हुए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो वी कैन राइट 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट नीड्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो यहां हम लोगों ने देखा इस रिएक्शन से कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट नीड्स 2 मोल्स ऑफ HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ओके, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें 1 मोल ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो एज गिवन इन क्वेश्चन इक्वेशन अब क्या होगी, यहां पे रिएक्शन होगा सोडियम कार्बोनेट एंड HCl। अगर 1 मोल को 2 मोल मिलता है तो ऐसा रिएक्शन होगा, लेकिन 1 मोल को अगर 1 मोल मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल, तो यहां सॉल्ट प्लस एसिड विल गिव यू हियर सॉल्ट NaCl एंड NaHCO3। आपको क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रोडक्ट जो मिल रहा है सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, देख लेते हैं। सोडियम 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, इक्वेशन बैलेंस्ड। तो पहला क्वेश्चन का आंसर में हम लोग दोनों बात लिखेंगे, ठीक है। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो पहले हम लोग ये बात बताएंगे कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड when as given in the question, when 1 mole of Na2CO3 reacts with 1 mole of HCl dilute HCl, तब ये रिएक्शन, मतलब इस क्वेश्चन का ए का आंसर ये रिएक्शन, ए का आंसर ये रिएक्शन, ये इक्वेशन हम लोगों ने लिखा। Now how will the color of the red litmus paper and blue litmus paper change when dipped in the mixture? तो सोडियम कार्बोनेट जो कि एक बेसिक सॉल्ट है, सेकेंड पार्ट का अगर बात करें, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट एंड इट इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड इफ 1 मोल ऑफ HCl is taken. 1 mole of HCl is taken with 1 mole of Na2CO3। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ ही नहीं है। So the mixture will be basic in nature। मिक्सचर तो बेसिक रहेगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट और HCl में जितना सोडियम कार्बोनेट को HCl चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना HCl अवेलेबल नहीं है, तो सोडियम कार्बोनेट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होगा, मिक्सचर में एक्स्ट्रा सोडियम कार्बोनेट रह जाएगा, उसकी वजह से मिक्सचर बेसिक हो जाएगा। अब हम लोगों को पूछा है कि हाउ विल द कलर ऑफ द रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर चेंज। तो हम लोगों ने ये तो बता दिया कि मिक्सचर बेसिक होगा। एंड इन बेसिक सॉल्यूशन अब बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, we know this, acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue। तो क्वेश्चन में पूछा गया how will the color of red litmus change, तो ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहां इस क्वेश्चन बी का अगर आंसर का बात करें, बी का अगर आंसर का बात करें हम लोग, तो रेड लिटमस, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो मिक्सचर बेसिक है, तो रेड लिटमस will turn blue. Red litmus will turn blue because the mixture is what? Basic. Bases turn red litmus blue. But no change in the color of, no change in the color of blue litmus. ब्लू लिटमस का कलर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको
लिटमस का कलर चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा इसमें ट्रिक इस्तेमाल किया गया और ये इक्वेशन आपका बुक में डायरेक्टली नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है, एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में जहां आपका बैड लक होने से इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जिसका कोई रिएक्शन इक्वेशन बुक में अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस में रहोगे, कोई कॉमन क्वेश्चन आ गया, आपका इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। टिल क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डिस्कस्ड। एक और क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर से एज पर दैट बुकलेट, तो हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप ठीक से समझ लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। तो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो जब बच्चे सुनते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो हमेशा हल्के में लेते हैं, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स के बैंड बजा देते हैं, बिकॉज उनको लगता है मल्टीपल चॉइस है, आराम है, टेंशन नहीं है आपको। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वहां दिमाग यूज करना होगा अच्छे से। क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक गैसेस इन एयर इंक्रीजेज द रेट ऑफ कोरोजन। अगर एयर में एसिडिक गैस ज्यादा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो रेट ऑफ कोरोजन ज्यादा होगा, ऐसा बोला गया इधर। फर्दरमोर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन। मतलब कोरोजन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, यहाँ समझाया गया हुआ। पहला एसिडिक गैस और दूसरा टेम्परेचर, दोनों ज्यादा होने से कोरोजन का रेट बढ़ेगा। और यहाँ द ग्राफ बिलो इज क्रिएटेड अंडर 4 डिफरेंट कंडीशन। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो 4 अलग अलग कंडीशन के लिए है। कंडीशन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ एयर। तो पहला कंडीशन में ये दिया हुआ है टेम्परेचर 20 एंड pH 6। टेम्परेचर 20 और pH 6 दिया हुआ है, ओके। लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द ग्राफ्स रिप्रेजेंट कंडीशन 2। कौन सा ग्राफ सेकेंड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर? टेम्परेचर 30 और pH का वैल्यू 6, और यहां अमाउंट ऑफ कोरोजन इन यूनिट्स, मतलब सबसे ज्यादा कोरोजन P का केस में, सबसे कम कोरोजन S का केस में, अमाउंट ऑफ कोरोजन। और ये टाइम ईयर में दिया हुआ, पहला साल, दूसरा साल, मतलब कोरोजन का रेट सबसे कम ये केस में है। 2 साल में भी कोरोजन बहुत कम हुआ है। हम लोग देखते हैं कि कंडीशन 2 जो है ये वाला है। कंडीशन 2 में टेम्परेचर 30 है, तो इन चारों में टेम्परेचर सबसे ज्यादा यहां पर है। और कंडीशन 2 में pH वैल्यू 6 है, मतलब एसिडिक है। यहां टेम्परेचर 20 है और pH वैल्यू 6 है। टेम्परेचर 20 और pH वैल्यू 6, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो ज्यादा कोरोजन किसमें है? इसमें मैक्सिमम कोरोजन। अब कंडीशन 3 को 2 से कंपेयर करते हैं। यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ न्यूट्रल है, और टेम्परेचर सेम है, यहाँ टेम्परेचर कम है, तो यहाँ तो एसिडिक है। अगर आप ठीक से इस टेबल को देखो तो टेम्परेचर मैक्सिमम यहाँ पे है और एसिडिक भी मैक्सिमम यहाँ पे है। दैट मीन सबसे ज्यादा कोरोजन इस कंडीशन 2 में हो रहा है। मैक्सिमम कोरोजन इन कंडीशन 2। कंडीशन 2 में मैक्सिमम कोरोजन कैसे पता चला? टेम्परेचर चारों केस में, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो 30 यहाँ पे, यहाँ भी 30, लेकिन यहाँ पे एसिडिक, यहाँ पे न्यूट्रल, तो ऑब्वियसली कोरोजन ज्यादा होगा। कौन सा कंडीशन में? कंडीशन 2। अब ये कौन सा ग्राफ में आपको देख के बताना है कि कंडीशन 2 के लिए कौन सा ग्राफ सुटेबल है। एस होगा, आर होगा, क्यू होगा, पी होगा। एस का मतलब यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि टाइम के साथ साथ ये कोरोजन का अमाउंट बताया जा रहा है, तो कम है यहाँ पे टाइम के साथ साथ कोरोजन थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे टाइम के साथ साथ कोरोजन और ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा कोरोजन किसके लिए है? कौन सा? पी के लिए। तो कंडीशन 2 को रिप्रेजेंट करता है कौन सा ग्राफ? इट इज पी, ओके। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स कंडीशन 2? तो ये कंडीशन 2 के लिए, कंडीशन 2 यानी मैक्सिमम कोरोजन। तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स कंडीशन 2? इट इज पी, तो आंसर होगा ए। सो आई डिस्कस 5 क्वेश्चन। मैंने आपको बोला बार बार कि इन क्वेश्चंस को ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट में नाच के, कोई एक्टिंग करके, टाइम पास करके समझाने का जरूरत है। ये क्वेश्चंस का ही ग्रेविटी ज्यादा है, आपको थोड़ा टाइम लेना होगा, क्वेश्चन समझना होगा, कंडीशन समझना होगा। आपने जब पीएच पढ़ा होगा तो टेम्परेचर का बात था ही नहीं, यहाँ नया से ये बात बोला गया है। और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इस तरह के क्वेश्चन में टाइम लगता है, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम जब आप ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप यूज्ड टू हो जाओगे टाइम कम लगने लग जाएगा।